हम इस मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए थे और अभी हमें आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि अम्मा ने घर में नियाज दिलवाई थी, क्योंकि हमने ये नया घर खरीदा था और अम्मा का मानना था कि नए घर की बरकत के लिए पड़ोसियों का हक सबसे पहले होता है। मैं वही नियाज की प्लेट उठाए उस बड़े से लाल घर की तरफ बढ़ी थी, जिसके बारे में मैंने उन 3 दिनों में बड़ी अजीबो गरीब बातें सुन रखी थी कि वहाँ एक 80 साल का बूढ़ा रहता है जो बहुत ही पागल और संकी है और अपनी जवान बेटी को किसी से मिलने नहीं देता। मोहल्ले वालों ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि उस घर से दूर रहना, लेकिन अम्मा की जिद के आगे मेरी एक ना चली और मैं डरते डरते उस पुरस्कार लाल घर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो घर दिखने में बड़ा ही अजीब था। उसकी दीवारों पर सुर्ख रंग कहीं कहीं से उखड़ चुका था और गेट के ऊपर वेलें इतनी घनी हो चुकी थी कि अंदर का कुछ नजर नहीं आता था। मैंने जैसे ही गेट के पास पहुंचकर कुंडी खड़काने के लिए हाथ उठाया तो मुझे अंदर से किसी के चिल्लाने की धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई किसी को खामोश रहने की ताकीद कर रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने मुड़कर अपने घर की तरफ देखा, जहां अम्मा खिड़की से मुझे इशारा कर रही थी कि डरो मत और प्लेट देकर आओ। मैंने एक लंबी सांस ली और लोहे की भारी गेट पर जोर से दस्तक दी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और वो बूढ़ा मेरे सामने था। उसे देखते ही मेरा हलक खुश्क होने लगा। उसकी निगाहें बहुत सर्द थीं, आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी और उसने मुझे गुस्से से देखते हुए पूछा था, क्या मसला है, क्यों दरवाजा बजा रही हो? मैंने डरते डरते उसे सलाम किया और प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने झट से प्लेट पकड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई थी और फिर पैर पटकती हुई वापस अपने घर आ गई। वहाँ पहुँचते ही अम्मा ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा और बड़ी सख्ती से पूछा कि प्लेट वापस क्यों नहीं लाई। मैंने बड़ी नाराजगी से अम्मा की तरफ देखा और तब कर कहा कि अम्मा, उस बूढ़े ने जिस अंदाज में मुझसे प्लेट छीनी है ना, मुझे तो पक्का यकीन है कि उसने अंदर ले जाकर वो प्लेटें तोड़ दी होंगी। बड़ा शौक है आपको उस पास पड़ोस में न्याज भेजने का और लोगों की बदतमीजियां सहने का। मैं गुस्से के आलम में सोफे पर पाँव रखकर बैठ गई थी और अम्मा बड़ी हैरत से मेरा मुंह देख रही थी। फिर उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि देखो जोया, ऐसी भी बात नहीं है। लोग अनजान लोगों के साथ शुरू में जरा सख्त रवैया ही रखते हैं। और अभी बराबर वाली बल्कीस बहन बता रही थी कि उस बूढ़े की तो एक जवान और खूबसूरत बेटी भी है, इसीलिए शायद वो ज्यादा एहतियात बरत रहा हो, क्योंकि तुम्हारे भी तो दो जवान भाई है ना। और जवान बेटियों के माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर एहतियात का दामन हमेशा थाम कर ही रखते हैं, ताकि कोई उनकी दहलीज की तरफ मैली आंख से ना देख सके। मैं अम्मा की बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में उस लाल घर और उस पुरस्कार बूढ़े के बारे में तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई थी कि आखिर वो बेटी है कैसी जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। और फिर इत्तेफाक से उसी रात मैंने उस बूढ़े की बेटी को देखा और उसे देखकर मैं पलकें झपकना भूल गई थी। मैं ऊपर अपने कमरे में थी और पढ़ाई कर रही थी कि तभी मेरी नज़र उस लाल घर के ऊपर वाले हिस्से पर पड़ी। वहाँ पर भी एक खिड़की रोशन थी और उस खिड़की में वो चांद सा रोशन दमकता चेहरा मुझे दिखाई दिया, मगर उसकी आंखों की उदासी मुझे इतनी दूर से भी नजर आ गई थी। और मैंने सब कुछ छोड़कर बखौर उस लड़की को देखना शुरू कर दिया था। उसने भी शायद मेरी नजरों के इर्तकास को महसूस किया था, इसीलिए उसने मुझ पर एक नजर डाली और फिर घबराकर खिड़की बंद कर दी थी, जैसे कहीं उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैं काफी देर तक उसी खिड़की को देखती रही और मेरे जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे। कितनी खूबसूरत लड़की इस उजाड़ घर में ऐसे कैदियों जैसी जिंदगी क्यों गुजार रही है। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अगले ही दिन मुझे दोबारा उस घर जाने का मौका मिल गया, जब अम्मा ने मुझे अपनी प्लेट वापस लाने के लिए भेजा। मैं डरते डरते दोबारा उस गेट पर पहुंची और दस्तक दी। इस बार बूढ़ा सामने नहीं आया, बल्कि वही लड़की दबे पांव बाहर निकली। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और उसने कांपते हाथों से मेरी प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल पूछती या उसके आंसुओं की वजह जानती, उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया था और मैं घबराकर 2 कदम पीछे हटी थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो गली में कोई नहीं था। मुझे उस लड़की पर बेइंतहा गुस्सा भी आया और अपने ऊपर भी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो उसने यूं मेरे मुँह पर दरवाजा बंद कर दिया था। कमोबेश वो मेरी हम उम्र ही थी। सलाम दुआ न सही, लेकिन तमीज से तो पेश आ सकती थी। मैं पैर पटकती हुई वापस अपने घर आ गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा इस घर का रुख भी नहीं करूंगी। मैंने अम्मा से भी गुस्से में कह दिया था कि खबरदार, जो मुझे उनके घर भेजा। तो दरअसल मेरी अम्मा का हमेशा से रिवाज था कि कुछ भी अच्छा पकता तो पास पड़ोस में जरूर भेज देती, इसीलिए मुझे यकीन था कि वो दोबारा जरूर कुछ भेजने के चक्कर में होंगी। तभी मैंने साफ कह दिया था कि मैं उन पागलों के घर अब नहीं जाऊंगी। फिर अगले दिन बल्कीस बाजी हमारे घर आई तो वो भी हैरत से अम्मा से पूछने लगी, तुमने अपनी बेटी को इस बूढ़े के दरवाजे पर क्यों भेजा था? क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया कि वो पागल और संकी है? उसने अपनी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रखा है, कहीं उसका रिश्ता नहीं होने देता और ना ही उसे घर से बाहर निकलने देता है। बल्कीस बाजी की बात से सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मेरे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी के साथ साथ एक अनजाना सा खौफ भी बैठ गया कि आखिर वो लड़की इस घर में कैसे रहती होगी और उसका बूढ़ा बाप आखिर चाहता क्या है। मैं कमरे में बैठी बल्कीस बाजी और अम्मा की बातें सुनती रही और मेरा सारा ध्यान उस लाल घर की तरफ था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां गर्दिश कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि उस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानना मेरी मजबूरी बन चुका है। हालांकि मैंने खुद से अहद किया था कि मैं दोबारा उस दरवाजे की तरफ नहीं देखूंगी, मगर उस लड़की की वो उदास आंखें और उसका वो सर्द रवैया मेरे जहन से किसी सूरत नहीं निकल रहा था।
और अब तो बल्कि इस बाजी की बातों ने मेरी बेचैनी में मजीद इजाफा कर दिया था कि आखिर वो बूढ़ा अपनी बेटी के साथ इतना जुल्म क्यों करता है, अपनी बेटी के साथ इतना जालिम क्यों है। 2 दिन गुजर गए और मैंने उन 2 दिनों में उस लड़की को दोबारा खिड़की पर नहीं देखा। शायद वो अब इस खिड़की पर भी नहीं आ रही थी। फिर मेरा नए कॉलेज में एडमिशन होना था। मैं अपने बड़े भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो भाई ने खुद ही रास्ते में उस लाल घर का जिक्र छेड़ दिया। कहने लगा, फरीहा तुम उस दिन खाना देने उस घर में गई थी, वहाँ कौन कौन रहता है। वो जैसे मुझसे जानबूझकर कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे और मैं हैरान हुई थी। भाई खैरियत तो है, आपको उन पागलों से क्या वास्ता, मैंने चिढ़कर कहा था और मेरी बात पर भाई थोड़ा चौंक गए थे। कहने लगे, ऐसा क्यों कह रही हो, पड़ोसी हैं हमारे। मैंने गुस्से में तंजिया कहा कि बाप और बेटी दोनों ही पागल हैं। मेरे मुंह पर ऐसे दरवाजा बंद किया जैसे मैं भीख मांगने गई थी। ऊपर से अम्मा की हमदर्दियां खत्म नहीं होती और अब लगता है कि आप भी पड़ोसियों के हकूक अदा करने मैदान में उतर आए हैं। भाई ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनके पेशानी पर पड़ने वाले शिकनों ने मुझे सोच में डाल दिया था। वो गाड़ी चलाते हुए बार पर आईने में उस लाल घर की तरफ देख रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। जब मैं कॉलेज से वापस आई तो वो घर बदस्तूर खामोश और वीरान था, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई छुपकर मुझे ही देख रहा हो। मैंने नजरें चुराई और अपने घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन मेरे जहन से वो लाल घर नहीं निकल रहा था। मैं फ्रेश होकर अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मेरी नजर खुद ब खुद खिड़की से उस लाल घर की तरफ चली गई और एक लम्हे को मैं ठिठक कर रह गई क्योंकि वो लड़की अपनी खिड़की पर मौजूद थी। इस बार उसकी निगाहें मुझसे मिली तो उसने खिड़की बंद नहीं की, बल्कि वो कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखती रही और उसके बाद आहिस्ता से वहाँ से हट गई। उसकी वो खामोश निगाहें मेरे दिल में उतर गईं और मैं उसकी नजरों के मफहूम से उलझ कर रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर कुछ कहना चाहती हो, जैसे उसे मेरी मदद की जरूरत हो, या शायद वो मुझे किसी खतरे से आगाह करना चाहती थी। मैं काफी देर तक उसी खिड़की को तकती रही, लेकिन वहाँ अब कोई हरकत नहीं थी, मगर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मगर थकान इतनी थी कि मैं बिस्तर पर लेटी और कुछ ही देर बाद गहरी नींद में उतर गई। नींद में भी मुझे वही लाल घर दिखाई देता रहा और फिर शाम के वक्त मैं कुछ तेज आवाजों से उठी तो मैं गड़बड़ा गई क्योंकि बाहर से अम्मी और भाई की आवाजें आ रही थी। बड़े भाई घर लौटकर आ चुके थे और शायद उनके और अम्मी के दरमियान किसी बात को लेकर बहस जारी थी। मैं हैरान हुई क्योंकि बड़े भाई कभी भी तेज लहजे में अम्मी से बात करने का सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैं तेजी से दुपट्टा ओढ़े बाहर की तरफ भागी तो देखा कि अम्मी बेइंतहा गुस्से में थी और भाई भी जोर जोर से बोल रहे थे। मैंने परेशानी से पूछा, भाई क्या हुआ है, तो अम्मी एकदम ही रोने लगी और भाई के चेहरे पर एक अजीब सी बौखलाहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। भाई ने मेरी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहने लगे, फरीहा तुम ही अम्मी को समझाओ कि अपनी पसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पसंद की शादी ही तो करना चाहता हूँ। मैंने आज तक इस घर के लिए और तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब्बा के गुजर जाने के बाद से अब तक मैंने न सिर्फ सारे घर को संभाला है, बल्कि ये घर भी मैंने ही अपनी मेहनत से तामीर किया है। अब अगर मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई तो मैं सब कुछ पाकर भी हार जाऊंगा। भाई बिखरे हुए लहजे में मुझसे फरियाद कर रहे थे और मैं पसंद वाली बात सुनकर एकदम ठिठक गई थी। आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या आपको कोई लड़की पसंद आ गई है? मैं एकदम ही एक्साइटेड हुई थी, जबकि अम्मा का रोना तो जारी था। भाई कहने लगे, हाँ मुझे वो लाल घर वाली लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि अम्मी वहाँ रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन अम्मी का कहना है कि वो मेरी शादी सिद्रा से करेंगी और मैं किसी सूरत सिद्रा से शादी नहीं करूंगा। मैं ये सुनकर साकित रह गई क्योंकि वो लाल घर जिससे हमने दूर रहने की कसम खाई थी, आज मेरा भाई उसी के लिए बजिद था। अम्मी रोते हुए कहने लगी कि बेटा उस घर के मनहूसियत के बारे में तो सब जानते हैं और फिर वो बूढ़ा अपनी बेटी का रिश्ता किसी को नहीं देता। वो तो जो भी वहाँ जाता है उसे धक्के देकर निकाल देता है, तो फिर तुम्हारा रिश्ता कैसे कबूल कर लेगा? और वैसे भी उस लड़की के बारे में इतनी अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं कि कोई भी समझदार इंसान अपने घर में ऐसी लड़की का नाम तक नहीं लाएगा। लेकिन भाई की आंखों में कैसी दीवानगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहते थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मी ने फौरन मुझे मुखातिब करने की कोशिश की कि फरीहा बताओ अपने भाई को, जब तुम खाना देने गई थी तो उस बूढ़े ने तुम्हारे साथ कैसे सलूक किया था? मैंने तो फिर भी पड़ोसी होने का फर्ज निभाना चाहा था, लेकिन वो लोग तो इस काबिल भी नहीं हैं। उस घर की लड़की को मैं कैसे ब्याह कर ले आऊंगी? अम्मी की बात भी अपनी जगह ठीक थी और भाई की जिद और मोहब्बत भी अपनी जगह कायम थी और मैं उन दोनों के बीच में हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। भाई गुस्से में उठे, गाड़ी की चाबियां उठाई और कहने लगे, अगर आप मेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाएंगी तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। फिर सीधे साधे भाई जिन्होंने कभी अम्मा के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, वो आज अम्मा को धमकी देते हुए घर से निकल गए थे और पीछे से अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया था। बिल्किस बाजी बिल्कुल सही कह रही थी कि बाप बेटी दोनों ही कुछ अजीब और पुरस्कार से हैं। मेरा शरीफ और फर्माबरदार बेटा आज उस लड़की की वजह से मेरे ही खिलाफ खड़ा है। मैंने अम्मी को दिलासा देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मेरा अपना दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उन्हें इस लड़की से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई कि वो अम्मा से भी बदतमीजी कर गए। मैं अम्मी को संभालने की कोशिश कर रही थी जब मेरा दूसरा भाई भी घर आ गया। उसने अम्मी को रोते हुए देखा तो सारा मामला पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगे, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आप उनके घर रिश्ता ले जाएं, वो खुद मना कर देंगे। कम से कम आप बेटी की नजर में तो बुरी नहीं बनेगी। छोटा भाई जरूरत से ज्यादा समझदार था
था उसे फौरन अम्मी को मशवरा दिया था और मेरी रोती हुई अम्मी बिल्कुल चुप कर गई थी। फिर अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बात तो ठीक है जमील की, अगर वाकई मैं उनके घर रिश्ता लेकर जाती हूँ तो वहाँ से इनकार ही होना है, क्योंकि बिल्किस ने मुझे खुद बताया है कि वो बूढ़ा अपनी बेटी का रिश्ता किसी को भी नहीं देता। कम से कम मेरा बेटा तो मुझसे दूर नहीं होगा। अम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे की प्लानिंग शुरू कर दी थी और मैंने बड़े भाई को फोन मिलाकर उनसे कह दिया था कि हमें रिश्ता ले जाने के लिए तैयार हैं, आप फौरन वापस आ जाएं। भाई फौरन ही घर वापस आ गए थे और साथ ही मिठाई का डब्बा भी लाए थे और इस बात पर वजीद हो गए थे कि आप अभी इसी वक्त रिश्ता लेकर जाएं। और अम्मी के हमरा मैं भी थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़े के दरवाजे पर मौजूद थी, इस यकीन के साथ कि वो बूढ़ा इनकार करेगा और भाई की जिद का भरम टूट जाएगा। थोड़ी ही देर बाद बूढ़े ने दरवाजा खोला और जब उसने मेरे साथ अम्मा को देखा तो उसका अंदाज पहले की तरह ज्यादा सर्द न रहा। अम्मा ने अंदर जाने के लिए इजाजत मांगी तो वो कुछ सोचते हुए रास्ते से हट गया और फिर हम दोनों जाकर एक छोटे से ड्राइंग रूम में बैठ गए जो बेइंतहा नफासत और सलीके से सजा हुआ था। अम्मी कुछ हिचकिचाहट के साथ उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने की बात शुरू की। हमें तो उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम था और हम बस एक रिश्ता लेकर उनके घर पहुँच गए थे। वो बूढ़ा जो कुछ देर पहले तक अम्मी के साथ थोड़ी नरम मिजाजी से पेश आ रहा था, रिश्ते की बात सुनते ही वो गुस्से से बिखर गया था। कहने लगा कि मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है, आप जा सकती हैं। अम्मी भी यही सुनना चाहती थी, इसलिए वो भी जल्दी से खड़ी हो गई। कहने लगी, भाई साहब माफ कर दें, हम तो बस अपनी बेटी की खुशी की खातिर चले आए थे। अम्मी पुरसुकून हो गई थी। हम ड्राइंग रूम से निकलने लगे तो वो लड़की हमें एकदम ही सामने नजर आ गई। अम्मी ने पहली बार उसे गौर से देखा था, इसीलिए अम्मी की नजरें भी उस पर ठहर गईं। मैं तो पहले ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुकी थी, अब अम्मी की बारी थी। अम्मी ने एक लम्हे के लिए रुककर गौर से उसे देखा था, जबकि मुझे उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। बूढ़े ने जब हमें रुकते देखा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और उसने जल्दी से लड़की को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। मैंने अम्मी का बाजू पकड़ा और हम दोनों खामोशी से वहाँ से बाहर निकल आए। घर पहुंचकर जब हमने भाई को इनकार की खबर सुनाई तो वो बिल्कुल खामोश हो गए और अपने कमरे में जाकर बंद हो गए। अम्मी को भी सुकून हो गया कि अब ये मामला खत्म हो चुका है, लेकिन अगली सुबह हमारे लिए मजीद परेशान कुन थी। न भाई ने कुछ खाया पिया था, न किसी से बात की थी और ऐसे ही नौकरी के लिए चले गए थे। अम्मी का दिल तो तड़प उठा था, बड़े बेटे में उनकी जान बसती थी। वो गुस्से में कहने लगी कि पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जब हम यहाँ शिफ्ट गए। अब तो उन्हें रह रहकर होठ पर ही गुस्सा आ रहा था, जबकि मेरी सोच बस इसी बात पर अटकी हुई थी कि कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करना चाहेगा, जबकि मेरे भाई में तो कोई बुराई भी नहीं थी। उन्होंने अपना कारोबार सेटल कर रखा था, हमने यहाँ अपना घर खरीद कर बनाया था। फिर उसी दिन बिल्किस बाजी फिर हमारे घर आई और अम्मी ने इस बार रोते हुए उन्हें सारा माजरा सुना दिया। पहले तो वो हैरान रह गई, फिर कहने लगी, बड़ी चालाक लड़की है, मोहल्ले के सारे लड़कों को फंसा रखा है और तुम्हारा लड़का भी उसके शहर में मुब्तला हो गया है, वरना वो बूढ़ा तो रिश्ता लेकर जाने वालों को बेइज्जत करके निकालता है। मुझे तो लगता है दोनों बाप बेटी जानबूझकर ऐसी हरकतें करके मोहल्ले के नौजवानों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी बात हो जिससे उनका नाम बदनाम हो। बिल्किस बाजी की ये जहरीली बातें सुनकर मुझे शदीद कोफत हुई। मैं जानती थी कि वो लड़की ऐसी नहीं है, उसकी आंखों की उदासी बनावटी नहीं थी। मैंने बिल्किस बाजी को टोकते हुए कहा कि बाजी आप ये सब क्या कह रही हैं? मैंने खुद उसकी आंखों में आंसू देखे हैं और तो खुद अपने बाप के चुंगल से छुटकारा चाहती है। मेरी बात सुनकर बिल्किस बाजी ने एक हकारत भरी नजर मुझ पर डाली और अम्मी से मुखातब होकर कहने लगी, देखें ये तो खुद उसके जाल में फंस चुकी है, अगर अभी से इसे ना रोका तो ये घर तबाही की तरफ चला जाएगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पुराने दुश्मनी का बदला उन लोगों से ले रही हो और मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि उस मोहल्ले में उस लाल घर के बारे में जितनी भी बुरी बातें मशहूर हैं उनके पीछे शायद बिल्किस बाजी का ही हाथ है। बिल्किस बाजी कुछ और देर बैठी रही और उस लड़की और उसके बाप के किरदार के बारे में न जाने क्या कुछ कहती रही और उनके जाने के बाद मैंने अम्मा को समझाया कि आप बिल्किस बाजी को ज्यादा घर में ना घुसने दिया करें। मुझे तो ये औरत भी ठीक नहीं लगती है, हर वक्त उन लोगों की बुराई करती है या फिर किसी और मोहल्ले वाले की बुराई करती है। कल को ये किसी और के घर में जाकर हमारी बुराई करेगी या फिर ये बताएगी कि हमारा भाई उस लड़की के चक्कर में पड़ गया है तो हमारी ही बदनामी होगी। मेरी सीधी सादी भोली भाली माँ ने जैसे मेरी बात समझी थी, सर हिलाते हुए कहने लगी कि हाँ बेटी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शाम में जब भाई वापस लौटे तो उनका चेहरा बिल्कुल उदास था। मैं भाई के पास गई और कहा, भाई आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? दुनिया में वो आखिरी लड़की तो नहीं, मगर भाई कहने लगे कि मुझे उससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई है और मुझे लगता है कि अब मुझे किसी और से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मैं उसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? भाई की बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी। मैंने कहा, भाई मैं तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाई कहने लगे कि बस इतना पता करो कि आखिर उस लड़की का बाप उसका रिश्ता क्यों नहीं करना चाहता। अगर उस बूढ़े की कोई शर्त है तो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। भाई उस लड़की की खातिर हर हद पार करने के लिए राजी थे और मैं सोच में पड़ गई थी। ठीक है भाई, मैं किसी न किसी बहाने वहाँ जाकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप वादा करें कि आप अपने आप को इस तरह परेशान नहीं करेंगे। और मेरे समझाने पर भाई ने मुझसे वादा कर लिया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं इसी उलझन में रही कि मैं उस लाल घर के दरवाजे तक कैसे पहुँचूं और उस लड़की से तन्हाई में बात करूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस खामोश शहर के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो सिर्फ वही बयान कर सकती है और शायद यही वो राज था जो बिल्किस बाजी जैसे लोगों को उस घर से दूर रखने पर मजबूर करता था। मैंने तय कर लिया था कि अगली
अगली सुबह मैं किसी भी सूरत उस लड़की तक रसाई हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे उस बूढ़े के गुस्से का सामना ही क्यों न करना पड़े। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो मैंने देखा वो बूढ़ा बहुत तेजी से उस घर से निकलकर स्टॉप की तरफ जा रहा था। मैंने कॉलेज जाने का इरादा मुलतवी किया और कुछ देर एक कोने में खड़े होकर बूढ़े के जाने का इंतजार किया। जब वो स्टॉप पर पहुंच चुका था और फिर एक बस में सवार होकर चला गया था तो उसके जाते ही मैं तेजी से उस लाल घर की तरफ बढ़ी थी। मैंने उस घर का दरवाजा बजाया तो काफी देर बाद दरवाजा खुला। वो लड़की बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा खोलकर परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने फौरन से कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा भाई आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आपके वाले तो रिश्ता देने को राजी नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो आपकी शादी नहीं करना चाहते। मैंने एक ही सांस में सारे सवाल पूछे थे और वो लड़की बस कुछ देर तक मुझे देखती रही थी और फिर वो मुझे वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोबारा दरवाजे पर आएगी या नहीं, इसीलिए थोड़ी ही देर बाद मैंने फिर दरवाजा बजाया। इस बार जब वो दरवाजे पर आई तो उसके हाथ में खत था। उसने तेजी से वो खत मुझे पकड़ाया और फिर दरवाजा बंद करके गायब हो गई। मैंने हैरत से उस कागज को देखा और फिर यहाँ वहाँ देखते हुए वापस घर का रुख किया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंची। वो दरवाजा अंदर से बंद करके कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि उस खत में उस लड़की ने लिखा था कि मेरी जिंदगी एक न खत्म होने वाली अजियत का शिकार है। मेरी माँ एक बासर और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने मेरे वालिद से मोहब्बत की और उनसे शादी कर ली, लेकिन उनके खानदान ने उस रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया और उनके वालिद यानी मेरे नाना ने मेरी माँ को मेरी पैदाइश की कुछ अरसे बाद ही इसलिए कत्ल करवा दिया था कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। मेरे वालिद इस हमले में किसी तरह बच निकले थे और तब से वो मुझे लेकर यहाँ रूपोश हैं। वो इस खौफ से मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते और ना ही किसी को रिश्ता देने का सोचते हैं कि कहीं मेरे नाना के आदमियों को हमारी मौजूदगी का इल्म ना हो जाए। वो अपनी इस बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दुनिया की नजरों से दूर एक कैदी की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो किसी को भी इसलिए दाखिल नहीं होने देते क्योंकि उन्हें हर अजनबी में अपने दुश्मन का कारिंदा नजर आता है। इस खत के आखिर में लिखा था कि मेरे वालिद के ज़ाहिरी गुस्से और सरत मेहरी के पीछे सिर्फ एक खौफ छुपा है कि कहीं मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी का चिराग न बुझा दे। इसीलिए वो मुझे किसी को नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन मैं इस घर की दहलीज से बाहर निकली मेरे नाना के लोग मुझे ढूंढ निकालेंगे और मेरी जिंदगी खत्म कर देंगे। खत पढ़कर मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे वो बूढ़ा अब एक संगीन शख्स नहीं बल्कि एक बेबस बाप लग रहा था जो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए सारी दुनिया से लड़ रहा था और हम लोग उसे पागल समझकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी दौड़ कर जाऊँ और उस बूढ़े के पाँव पकड़कर माफी मांगूं, लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं अपने भाई को इस हकीकत से कैसे आगाह करूं कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करने लगा है उसके गिर्द खौफ और मौत का कैसा पहरा है जिसको तोड़ना शायद किसी के बस में नहीं है। मैं वो खत उठाकर अपने भाई के पास ले गई। भाई ने वो खत पढ़ा और गहरी सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि इस बात को तो सालों बीत चुके हैं, अब तो मरियम भी 20 साल की हो गई है। इसका मतलब कि ये कहानी 20 साल पुरानी है या 20 साल गुजरने के बावजूद भी मरियम के ननियाल वाले उसकी तलाश में होंगे, ये हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर मालूमात करने की कोशिश करता हूँ ये मरियम का ननियाल कहाँ से है और क्या वाकई अभी भी कोई खतरा बाकी है। भाई के लहजे में वो दीवानगी नहीं बल्कि एक संजीदा अज़्म था। वो जानते थे कि अगर मरियम के बाप का डर महज वहम है तो वो उन्हें इस कैद से निकाल सकते हैं, मगर अगर सच में कोई खतरा हुआ तो मामला बहुत नाजुक होगा। मैंने भाई से कहा कि हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि बल्किस बाजी जैसी औरतें हर वक्त नजरें जमाई बैठी हैं। अगर हमने किसी को कानो कान खबर होने दी तो शायद बूढ़े का डर सच साबित हो जाए। भाई ने मेरी बात से इत्तफाक किया और मुझसे वादा लिया कि इस खत का जिक्र अम्मी से भी नहीं करना है। अगले चंद दिन भाई ने बड़ी खामोशी से मोहल्ले और शहर के पुराने रिकॉर्ड्स और लोगों से मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। मैंने भी मरियम को खिड़की से इशारा कर दिया था कि हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई तो सही, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही पुराना खौफ था, जैसे उसे अभी यकीन न हो कि कोई उसे इस दहलीज से बाहर निकाल सकता है। भाई की तहकीक से हमें जल्द ही एक बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला था जिसने हमारी बुनियादें हिलाकर रख दी, क्योंकि भाई ने अपने सारे जराए इस्तेमाल करते हुए पता लगा लिया था कि मरियम का ननिहाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसे इकलौते मामू एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे जिसमें उनके बच्चे भी जल बसे थे और उनके नाना ने इस सदमे में और गम में खुदकुशी कर ली थी। हकीकत ये थी कि अपनी बेटी की जान लेने और बेटे के हादसे में चले जाने के बाद उनके पास जीने का कोई जवाब नहीं बचा था और वो खानदान अब सफाई हस्ती से मिट चुका था। भाई ने सारी मालूमात पूरी तरह इकट्ठी कर ली थी और उनके पास अब पुख्ता सबूत मौजूद थे। वो खुद मरियम के दरवाजे पर पहुंच गए और बूढ़े को मुखातिब करके सारी हकीकत बताई। भाई ने बड़े तहम्मुल और हमदर्दी से उनसे कहा कि जिस दुश्मन के खौफ से आपने अपनी बेटी को 20 साल से कैद रखा है वो अब दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वो खानदान खत्म हो चुका है और अब आपको मजीद किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा जो अपने आप को मजबूत जाहिर करने का आदी था, भाई की बातें सुनकर दरवाजे की चौखट पर ही बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे 20 साल से जमा हुआ सारा बोझ एकदम उतर गया हो। वो जिस खौफ के साए में जी रहा था वो एक माजी का किस्सा बन चुका था। हम फिर से पूरे जोशो खरोश के साथ भाई का रिश्ता लेकर उनके घर गए और इस बार वहाँ से मायूसी की बजाय खुशी और सुकून की नवीद लेकर लौटे। हम मरियम की शादी की तारीख तय करके वापस आए थे। इस दौरान बिल्किस बाजी ने हमें रोकने और वर्गलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने उनकी जहरीली बातों की एक ना सुनी थी।
बाद में हमें अंदाजा हुआ कि असल कहानी क्या थी। बिल्किस बाजी का बेटा भी मरियम को पसंद करता था और बूढ़े ने उसे भी इनकार किया था। इसीलिए वो अपनी अना का बदला मरियम के किरदार को खराब करके ले रही थी और पूरे मोहल्ले में झूठी अफवाहें फैला रही थी। तमाम तर रुकावटों के बावजूद 2 महीने के अंदर ही मरियम हमारे घर दुल्हन बनकर आ गई थी और हमें इस बात की बेहद खुशी थी कि वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की साबित हुई, जिसने अपनी मोहब्बत और हुस्न इखलाक से हमारे घर को जन्नत बना दिया था।